क्लास अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप लोग सुनाओ कैसे हो आप लोग? अल्लाह का शुक्र मैम, हम भी ठीक। अच्छा, ये चैप्टर 10 है, इसको हम लोगों ने सारा नहीं करना, जस्ट ये आप लोगों ने आउटलाइन अपनी देखी है ना, उसके अंदर जस्ट आप लोगों का पावर सीरीज का छोटा सा उसने जो है वो एक मतलब सेंटेंस तो नहीं, छोटा सा बस वर्ड लिख दिया है। तो अब पावर सीरीज को हम लोगों ने देखना है कैसे होती है, लेकिन इसको यूज जो हम लोगों ने करना है वो बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर करना है, मतलब जो हमारा मेन टॉपिक है ना। तो ये आपके पास फातिमा इसकी बुक है मेथड की जो आपने शेयर की है, कहाँ से किया है 10 चैप्टर? नो मैम, ये तो आपने मुझे सेंड किया था, उसी को मैंने स्कैन किया है। मैम मिड के एग्जाम्स थे तो मैंने पता नहीं कितनी ज्यादा शॉप से हर जगह से पता करवाया, ये बुक ही नहीं मिली। हाँ, ये तो कॉमन है बड़ी। मैम वो कह रहे थे ये शॉर्ट हुई है। सिर्फ मैंने नहीं, मेरी दो तीन फ्रेंड्स ने भी पता किया, उन्हें भी नहीं मिली। अच्छा, शॉर्ट हो गई होगी लॉकडाउन के दौरान में, अदरवाइज तो ये तो प्लेंटी ऑफ बुक्स पड़ी थी। मिम्रो बाजार जाओ, जो फ्रेंड्स बुक सेंटर है मेरा ख्याल, वहां से मैंने ये ली थी आज से दो जी तीन साल मैम, मैं पहले। अमीरपुर बाजार भी गई थी बुक सेंटर, वो कह रहे थे कि शायद उधर से मिल जाए। वहां से भी पता करवाया, फिर डी ग्राउंड में एक बहुत बड़ा बुक सेंटर है, उधर से भी पता करवाया, मिली नहीं। फिर सॉफ्ट से ही पड़ा था। सॉफ्ट से पढ़ा, अच्छा ये तो फिर इतनी अच्छी स्कैनिंग नहीं है। जरताशा के पास इसकी सॉफ्ट कॉपी हार्ड फॉर्म में है, जरताशा आपके पास है? जी मैम। एक्चुअली मैंने एक्चुअली बुक से मैंने ही इस स्कैन करके भेजा है। बुक आप से ही चेक भेजा कर है। सकते हैं। चलो मैं देख लेती हूँ। मेरे पास ना जो बुक है ना उसकी वो थोड़ी सी मतलब उसके पेजेस आगे पीछे हो गए थे, तो फिर मैंने उसको ना बाइंड करवाया, तो वो बाइंडिंग वाले ने उसको ना बहुत थोड़ा अंदर तक जो है बाइंडिंग ले गया ना। ज़ाहिर है जो एक बुक आपकी ओरिजिनल फॉर्म में होती है उसकी बाइंडिंग जो कंपनी है उसने कुछ और तरीके से की होती है। तो फिर जब मैं फिर इसको करती भी हूँ स्कैन, तो वो ये अंदर से जो पेजेस हैं वो नज़र नहीं आते, इसलिए फिर मैंने कहा कि आप लोगों के पास हो सकता है अच्छा हो वर्जन, तो फिर आप जब अच्छा शेयर करती रहिए, मेरा ख्याल है ये नज़र आएगा इंशाल्लाह हमें। सही है, ठीक है, चलो इसको थोड़ा देख लेते हैं। और लेकिन हमने करना जो है वो बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर है। बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर बैठ के ना सुकून से ये स्कैन कर देना। मेरा ख्याल है कि मेरी एमएससी की बुक ने क्लास में मुझे शेयर किया था, लेकिन वो मेरा कहीं आगे पीछे हो गया। तो बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा चैप्टर आप लोगों ने करना है बैठ के। फिर या तो किसी बॉयज में से किसी की ड्यूटी लगाओ, बॉयज में से है आपके पास बुक? किसके पास है? जी मैम है। है ना। अब बॉयज की ड्यूटी भी लगाती हूँ, सारा काम लड़कियां करती रहे। जैर आपके पास बुक है ये? मैम उसामा के जी मैम। पास है। उसामा के पास है, चलो भाई उसामा आप लोगों की ड्यूटी लगाती हूँ। ये बेसिस वाला जो चैप्टर है ना, ये आपने अच्छा सा स्कैन करके ना ग्रुप में शेयर करना है। लेजेंडर वाला मैंने किसी और की ड्यूटी लगाऊंगी, कर दोगे ना? कल तक कर देना। जी मैम। मैम फाइनल में हमने कितने चैप्टर पढ़ने हैं? आउटलाइन देखो जरा, ऊपर से अजान भी शुरू होगी, मैं दिखाती हूँ आपको आउटलाइन कितनी रह गई मैम है। वो तो हम देख लेंगे मैम, फिजिकल का कोई सीन नहीं है। फिजिकल मेरी पास चलिए आज ही शुरू करा दूँ? मैम क्या कह रहे हैं? मैंने कहा मेरा पास चले तो आज ही शुरू करवा दूँ फिजिकल। यस मैम। मैम हम भी अब बस बस हो गई है ऑनलाइन पढ़ पढ़ के। हाँ, तो हमारी भी बस 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 ही हो गई है। अजान से लो जरा। अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने कितना कर लिया। ये जो हमारा यहाँ तक था ना डिटर्मिनेंट तक, ये तो फर्स्ट चैप्टर कवर हो गया। नजर आ रही है आउटलाइन? जी मैम। हाँ, यहाँ से ये देखो बेसिक्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर एन, फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस, लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, व्रोंस्की एंड डिटर्मिनेंट। यहाँ तक हमारा पहला चैप्टर था, ठीक है। उसके बाद हमने एडजॉइंट एंड सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशंस की, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर किया, सिमेट्रिक ऑपरेटर किया, लैग्रेंज आइडेंटिटी की, ग्रीन्स आइडेंटिटी की, ठीक है, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स की, आइगन फंक्शंस किए, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स की, सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन क्या होती है, ठीक, orthogonality of eigenfunctions, real eigenvalues, regular periodic and regular SL system, orthogonal sets of functions, expansion of functions in terms of eigenfunctions। हम लोगों ने वो जो काफी सारे लंबे सीरीज आ रही होती थी ना, फिर ये पावर सीरीज सॉल्यूशंस जो है वो जस्ट छोटा सा, ये ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इसको करना भी उतना कि हमने इसको ज्यादा वेटेज भी नहीं देनी। मतलब हो सकता है कि आज के लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाए, हो सकता है कि थोड़ा सा कल भी हम इसको ले जाएं। आगे हमने करना है अपना बेसल्स फंक्शन। इसने ये जो लीजेंडर लिखा है ना, ये लीजेंडर हमारा चैप्टर है, चैप्टर 12।
इससे पहले हमारा आता है बेसल्स फंक्शन। तो बेसल फंक्शन हम पहले करेंगे 10th के बाद 11th चैप्टर आता है बेसल्स फंक्शन का, और उसके बाद हमारा आता है लीजेंड्रस फंक्शन का। तो अब हमने क्या करना है, लीजेंड्रस इक्वेशन, लीजेंड्रस फंक्शन पॉलिनोमियल ये हम बाद में करेंगे। ये सारा जो लीजेंड्रस से रिलेटेड है, आगे जहाँ पे आ रही है ना ये मैं कर सकता यहाँ पे बेसल्स इक्वेशन। अब हमने करना है बेसल्स इक्वेशन, बेसल्स फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन, रेकरेंस जो इसकी फार्मूला है, ऑर्थोगोनैलिटी और बेसल फंक्शंस, मतलब जितने भी ये बेसल के हमारे टॉपिक्स है ना ये उसने कॉपी पेस्ट कर दिया लीजेंडर पे। मतलब यहाँ पे आ रहा है ना ग्रीन फंक्शन, वहाँ पे आपके पास सॉरी बेसल सीरीज आ रही है, वहाँ पे आपके पास लीजेंडर सीरीज आ जाएगी। अब ये लास्ट वाला टॉपिक भी हमने कर लिया है अपने, ग्रीन फंक्शन, मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन, ये सारे हमने कर लिया है, ये लास्ट वाला टॉपिक। तो जस्ट आपका क्या रह गया भला? फातिमा भाभी बताओ क्या क्या रह गया हमारा? मैम तकरीबन 2 चैप्टर कंप्लीट रह गए और एक ही आप कह रही हैं थोड़ा सा पढ़ना है। ये सीरीज वाला है, बेसल्स पावर सीरीज है। इक्वेशंस है और हाँ लेजेंडर। हाँ, पहले जो जो टॉपिक्स हमारे हैं ना हम उनको कवर करेंगे, अगर टाइम बचा तो फिर हम बाकी जो है ना, क्योंकि अब देखो हमारा जो स्केड्यूल है उसके मुताबिक आप लोगों को जो फाइनल है वो कब हो रहे हैं उसको साथ निकाल लूँगी, टाइम टेबल मैंने साथ रख लिया। अच्छा, अब आप लोगों का जो है ना ये हो रहा है 17 से रिज्यूम हो गया हमारे सेमेस्टर का, और आपका तो कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। लैब प्रैक्टिकल वर्क हमारा 1/6 से लेके 18/6 तक है, लेकिन आपका वो तो नहीं होता। अब फाइनल एग्जाम आपके हो रहे हैं 21 से लेके 25 जून तक। तो अब ये देखो 21 जून से पहले पहले हम लोगों ने अपना जो सिलेबस है वो कवर करना है, बल्कि 20 आप इसका यही रखो माइंड में कि 15 जून तक, क्योंकि हो सकता है कि आपकी वन वीक की जो है वो ब्रेक भी आ जाए, तो इस तरह से। तो अब आपके पास दिन कितने रहेंगे? या डेट क्या है? 17 है, महीना रह गया आपके पास, वही है ना? 17 में ही है यस ना? मैम। तो अगर 18 जून तक करते हो तो 1 मंथ रह गया, तो 1 मंथ के अंदर अंदर आप अपने कवर करने हैं इंशाल्लाह अपना ये जेंडर वाला भी और बेसल वाला भी। इसलिए थोड़ी सी स्पीड पकड़नी पड़ेगी, और टॉपिक पे हम लोग वही करेंगे। वैसे तो उसने काफ़ी ढेर सारा है उसने दिया हुआ है ना, ये नवाज शली की बुक का काफ़ी डिटेल है। तो वो मैं इसलिए कह रही हूँ पूरी बुक कॉपी का पूरा चैप्टर कॉपी कर लो, क्योंकि जो इसके अंदर काफ़ी सारे MCQs मान जाएंगे आपके। फिर अगर तो ये इन्होंने आपकी 100 MCQs वाला काम पकड़े रखा कि वही वाले बनाने हैं, तो फिर हमें जो है वो ज़ाहिर है फिर अपने 100 MCQs पूरे करने पड़ेंगे। और अगर फिर ये स्क्रीन शेयरिंग में तुम लोग को ऑनलाइन नजर आ रही है, चैप्टर नजर आ रहा है? चैप्टर नजर आ मैम रहा है। चैप्टर चैप्टर नजर आ रहा है, ठीक हो गया। तो अब ये है कि पहले तो जो टॉपिक्स इसके अंदर हैं, जैसे उसने ऑर्थोगोनैलिटी की है, बेसल फंक्शन की, बेसल जो रेफरेंस फार्मूला किया है, इसका रॉड्रिक्स फार्मूला वगैरह जो लिखे हैं ना टॉपिक्स, पहले तो हम उनको कवर कर लेंगे। फिर बाकी जो टाइम मिला फिर जो इसके एक्स्ट्रा थ्योरम्स हैं हमको भी देख लेंगे। मतलब थ्योरम बहुत ईजी हैं इसके, लेकिन ये है कि चूँकि बहुत ज़्यादा हैं इसलिए वो उनको फिर माइंड में रखना भी उतना ही उतनी कैपेसिटी चाहिए होगी। तो फिर ईजी होने के साथ साथ ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल भी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो चैप्टर 10 है इसके अंदर उसने पावर सीरीज आपकी जो है वो डिफाइन की हुई है। तो सबसे पहले उसने कहा है कि हम लोगों ने जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन देखी है, लेकिन ये उसने चैप्टर 4 का रेफरेंस दिया हुआ है, लेकिन ये आप लोग पहले से जानते हो कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होती है, पता है ना क्या होती है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, या हमारे पास जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उसने कहा है क्योंकि ये इसने अपने बुक के रेफरेंस दिया है, इसलिए आप इसको जो है वो आप लोग देख लेना कि मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो जो वैसे हमारे पास है इसमें हम लोगों ने वो करना पावर सीरीज के अंदर, वो कहता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग पावर सीरीज नोटेशन में लिख सकते हैं। मैं ज़रा अपने निकालूँ ज़रा, क्योंकि मुझे यहाँ से इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा। ये पेज नंबर इसका कौन सा वाला है? इस बुक का पेज 583 583 6 और ये 583, चलो ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से कहते हैं इन चैप्टर 4 का तो बस रेफरेंस नहीं है, लेकिन जस्ट ये क्या है, क्या कहते हैं चैप्टर 4 वी डिस्कस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स whose solutions were obtained in closed form, that is finite combination of familiar functions known from the calculus. In many cases, the solution of such equations cannot be obtained in closed form. Many of the more important differential equation in applied mathematics, for example, Bessel's equation, Legendre's differential equation, and hypergeometric equations. Hypergeometric equations आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जो बेसल इक्वेशन है, ये लेजेंडर इक्वेशन जो है ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। अच्छा, since these other equations and their solutions play an important role in applied mathematics, therefore in this chapter we shall consider
two standard methods of solutions: the power series method, which yields solutions in the form of power series, and an extension of it called the Frobenius method, named after the German mathematician J. Frobenius. The method of Frobenius has great practical importance in applied mathematics. अच्छा, अब ये जो आपको दो उसने बता दी है, कौन कौन सी उसने बता दी है? एक उसने बता दिया है कि हम लोगों ने अपने जो सोल्यूशन है पहले किस फॉर्म में निकाले हुए हैं, क्लोज फॉर्म में निकाले हैं। क्लोज फॉर्म के सोल्यूशन भला क्या होते हैं? जैसे आपके पास है आप लोगों ने जिस आइगन वैल्यू को मैंने प्रॉब्लम दिया था ना आपको निकालने को, जैसे d2y/dx स्क्वायर है प्लस y इज इक्वल टू 0, तो इसका सोल्यूशन किस फॉर्म में आ जाता है? साइन और कॉस की फॉर्म में आ जाता है ना। cos लैम्डा स्क्वायर रूट वो x प्लस साइन लैम्डा स्क्वायर रूट x, तो इसको क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन कहते हैं। या आपके पास ऐसे आ जाए, मैं इक्वेशन दी हुई हो d2y/dx स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन भला किस फॉर्म में आएगा आपका? फातिमा स्क्रीनशॉट्स ले लो। अब हमने इन लोगों की अटेंडेंस लगाया करनी है, पहले तो हम यहाँ लेट हो गई थी अटेंडेंस लगाने थी, इसके मुझे सारे लोगों की लगानी पड़ी ना, लेकिन अब ये है कि जितने लोग क्लास में आया करेंगे ना उन्हीं की अटेंडेंस लगा करेंगे। जी मैम, Screenshot- मैंने स्टार्टिंग के एसएस ले लिए हैं, लास्ट पे भी ले लूंगी। चलो ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बोली थी, इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में सोल्यूशन आ सकता है या आप लोगों का हाइपरबोलिक फॉर्म में आ सकता है ना। तो इनको सोल्यूशन को क्या कहते हैं? क्लोज्ड फॉर्म सोल्यूशन। इनको क्या कहते हैं? क्लोज फॉर्म सोल्यूशन। तो जिनके क्लोज फॉर्म सोल्यूशन नहीं आते उसके लिए फिर हम लोग या तो पावर सीरीज मेथड लगाते हैं या फ्रोबेनियस मेथड लगाते हैं। तो सबसे पहले उसने आपको पावर सीरीज से तो आप पहले से फेमिलियर होंगे, मतलब पावर सीरीज क्या होती है? वो कहते हैं, we know from the calculus that power series in power of x minus x naught is an infinite series of the form summation k is equal to 0 से infinity, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो a के x minus x naught के, तो कई दफा देखो यहाँ पे x naught की जगह पे 0 भी लिखा होता है, मतलब यहाँ पे ये पावर सीरीज अबाउट x naught उसने एक्सपेंड किया है। कई दफा ये हमारे पास पावर सीरीज अबाउट x 0 ओरिजिन के अबाउट भी हम एक्सपेंड करते हैं। तो ये कैसे आपकी आती है? जैसे जैसे आप इसकी a की वेरिएशन देते जाते हो वैसे वैसे ये सीरीज ओपन होती जाती है। a नॉट प्लस a1x माइनस x नॉट प्लस a2x माइनस x नॉट का स्क्वायर एट टू सो ऑन। तो यहाँ पे फिर उसने आगे एग्जांपल दे दिया कि अगर हम इसको रीजन के अबाउट ओपन करेंगे तो जस्ट यहाँ पे क्या रह जाएगा, a नॉट a1x x स्क्वायर x क्यूब एंड अप टू सो ऑन। क्लियर हो गया? Note that polynomials are also power series since they have this form. We assume that all variables and constants are real. Examples of power series are the Maclaurin series. Maclaurin series आप लोगों ने पहले एक्सपेंड की हुई है ना कैलकुलस के अंदर, ये आपके पास 1/1 माइनस एक्स की आ गई, तो उसने उसको जो है वो इस फॉर्म में पावर सीरीज की फॉर्म में ऐसे लिख दिया, समेशन फॉर्म में ना। ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसमें एक्स मॉड जो है वो लेस देन 1 होता है, इस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सीरीज लिखी है। ये मैं इसलिए रीड आउट कर रही हूँ ताकि अगर पेपर में आपको एज एमसीक्यू आना हो तो फिर आप लोग उसको इजीली टैकल कर सको, ठीक है। और फिर आपके कॉस एक्स की सीरीज है, इनको एक दफा आप लोग देख लेना, ये पहले से आप लोग जानते हो। तो इन सारों को क्या कहते हैं? पावर सीरीज। ठीक हो गया? अच्छा, अब यहाँ से उसने फिर आपको एग्जांपल्स भी दे दिए हैं। उसने कह दिया है कि ordinary and singular points of a differential equation वो क्या होते हैं? Consider second order linear homogeneous differential equation with the variable coefficients. Variable coefficients किस तरह से हैं? ये देखो, a नॉट x लिख दिया, ठीक है, a1x a2x, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ये जस्ट उसने क्या लिखे हुए हैं? a नॉट a1 a2। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो a नॉट a1 वगैरह हैं दीज आर द कॉन्स्टेंट्स, मतलब कोफिशिएंट तो हैं ही ये, लेकिन ये क्या है हमारे पास? दीज आर द कांस्टेंट। लेकिन अगर इसके साथ x उसने लिख दिया है a नॉट ऑफ x y डबल डैश प्लस a1 ऑफ x y डैश प्लस a2 ऑफ x y इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। तो उसने कह दिया कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर नहीं है। इसको भला क्यों लिखा होता है कि 0 के बराबर नहीं है? समा आप बताओ। हम 0 हो जाएगा तो फिर वो सेकंड ऑर्डर की तो नहीं जाएगी। शाबाश। फिर अगर उसका यहाँ पे कोफिशिएंट 0 हो गया तो फिर वो सेकंड ऑर्डर की नहीं रहेगी, तो उसके ऑर्डर पे फर्क पड़ेगा। इसलिए अगर हमने उसको सेकंड ऑर्डर की कहना है या nth ऑर्डर की कहना है तो फिर हमें उसकी लीडिंग कोफिशिएंट को नॉट 0 कहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कहते हैं कि वी कैन राइट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। ये उसने लिख दिया इसकी y डबल डैश प्लस p ऑफ x y डैश प्लस q ऑफ x y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कहता है px कैसे आ जाएगी? इसको फिर हम लोगों ने जो है वो इसके कोफिशिएंट को 1 बना लिया, मोनोमियल बना लिया ना, तो मोनोमियल। तो फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे उसने इसको डिवाइड करके तो ये लिख दिया। क्लियर? ठीक हो गया? ऑर्डिनरी पॉइंट्स क्या? कैनोनिकल फॉर्म क्या चाहिए?
कैनोनिकल फॉर्म हमारी ये होती है कि हम लोगों ने वैसे तो यहाँ पे तो उसने सिंपल ही बना लिया, उसमें ये होता है कि हमारा ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है ना, उसने यहाँ पे उसको 1 बनाना होता है, लेकिन ये होता है कि हमने उसमें ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी वगैरह कोई अप्लाई करनी होती है, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि ये सिंपल त्रिन इक्वेशन थी, ये सिंपल त्रिन कैसे बन सकती है, ये जस्ट उसको इस पर डिवाइड करके, मतलब इसको नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म, 2 लफ्ज हैं इसके लिए, नॉर्मलाइज करना है या नॉर्मल करना है इक्वेशन को। कैनोनिकल फॉर्म पहले आप लोगों ने पढ़ी नहीं हुई भला, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर बीएससी में नहीं, आपने बीएससी अभी इसी के अंदर ही 4th सेमेस्टर में जब डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों ने की होंगी, नहीं आई थिंक नहीं पढ़ी। नहीं पढ़े? अच्छा चलो फिर भी मैं बता देती हूँ। उसमें ये होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी कोफिशिएंट होता है, मतलब ये वेरिएबल है, तो इसमें ये होता है कि वेरिएबल फॉर्म में आती है। दूसरा जो सबसे इजी तरीन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करने का मेथड क्या होता है कि हम जिसका कोफिशिएंट होता है हम उसको उस पर डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन पे, तो फिर बाकी कोफिशिएंट उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाते हैं, उसको फिर वो नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल या कैनोनिकल फॉर्म। सही हो गया? अच्छा, अब यहाँ पे फिर उसने ऑर्डिनरी पॉइंट बताया, कहता है लेट x इज इक्वल टू x नॉट बी अ पॉइंट इन सम ओपन इंटरवल i, अ पॉइंट x नॉट इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ इक्वेशन 2 इफ a नॉट x नॉट इक्वल टू 0 एंड px एंड q of x आर एनालिटिक एट x नॉट। अब एनालिटिकल फंक्शन कौन से होते हैं आपके? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ी है ना? हम डोमेन के हर पॉइंट पे जो हमारे पास डिफरेंशिएबल और कंटीन्यूअस हो। शाबाश शाबाश, वही बड़ी बात, ठीक है ना। तो वो एनालिटिकल फंक्शन है, तो वो क्या उसने बता दिया है कि यहाँ पे किसके ऊपर एनालिटिकल होगा, वो आपका x नॉट के ऊपर होगा, ठीक है। कहते हैं एन ऑर्डिनरी पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड अ रेगुलर पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आ गई? तो आपने याद कैसे रखना है कि आपका ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है, कि जो पी एंड क्यू है, पी एंड पहले तो आपने इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। मतलब जो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट है उसको आप लोगों ने 1 बना लेना है। उसको 1 बनाने के लिए अगर तो ऑलरेडी 1 है तो ठीक है, अगर वो 1 नहीं है तो फिर हमने उसको 1 बना लेना है। फिर बाकी जो आपके पास y डैश और जो y के साथ कोफिशिएंट होगा, जो y डैश वाला होगा उसको हमने p कह देना है p ऑफ x कह देना है, क्योंकि वेरिएबल कोफिशिएंट्स है ना। और जो हमारा y के साथ वाला है उसको हमने q ऑफ x कह देना है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या कर लेना है कि देखना है कि p ऑफ x जो है, जिस पॉइंट को हमने ऑर्डिनरी पॉइंट करना है उसके ऊपर हमारे पास वो एनालिटिकल हो, ठीक है, मतलब वो डिफरेंशिएबल भी और कंटिन्यूअस भी हो। तो फिर उसने कह दिया कि उसका नाम हम लोगों ने क्या रखा हुआ है, रेगुलर पॉइंट। रेगुलर पॉइंट भी कह सकते हैं या ऑर्डिनरी पॉइंट भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो एक और एमसीक्यू भी बन गया, ठीक है। सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं? आप पॉइंट x नॉट इज कॉल्ड अ सिंगुलर पॉइंट ऑफ इक्वेशन 2 इफ इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट, मतलब फंक्शन वहां पे एनालिटिक नहीं होगा। तो सिंगुलैरिटीज क्या होती है एक्चुअली आपकी? जिन पॉइंट्स पे हमारे पास फंक्शनल मतलब कंटीन्यूअस ना हो या इंडिफाइन हो रहा वहाँ पे उन पॉइंट्स को सिंगुलर पॉइंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे उसने कह दिया है कि सिंगुलर पॉइंट के ऊपर इफ a नॉट x नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब पहले वाला पॉइंट आपका 0 हो जाए, या इफ आइदर p ऑफ x और q ऑफ x फेल्स टू बी एनालिटिक एट x नॉट, मतलब या वो कंटिन्यूअस ना हो, डिफरेंशिएबल ना हो। मतलब हर डिफरेंशिएबल फंक्शन तो कंटिन्यूअस होता है ना, तो यहाँ हम, लेकिन जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस जो है वो डिफरेंशिएबल भी हो, लेकिन ये है कि कोई सी भी कंडीशन फेल हो जाती है जो एनालिटिक फंक्शन के लिए होती है तो आपका सिंगुलर पॉइंट आ जाता है। तो यहाँ पे उसने एग्जांपल दे दिया, कहता है फाइंड द ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब इतना हमें करने की जरूरत नहीं है, जस्ट उसने मुझे निकालने का तरीका बता दिया हुआ है आपको। उसने पहले तो आपने आइडेंटिफाई कर लेना है कि a नॉट क्या है, a1 क्या है और a2 क्या है। फिर आपके पास उसने जो पॉइंट आपके बता उसको इज इक्वल टू 0 करके वहां से आपके पास सिंगुलर पॉइंट निकला है ना, 0 एंड 2। कहता है विच इज द सिंगुलर पॉइंट्स आल्सो बोथ p ऑफ x एंड q ऑफ x जो है वो दोनों के दोनों हमारे जो है वो एनालिटिक नहीं हो रहे इन पॉइंट्स के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या है, all other real numbers except 0 and 2 are the ordinary और regular points of this equation, ठीक है। मतलब आप लोगों ने स्टार्ट कहाँ से करना है, जहां से वो एनालिटिक नहीं होगा, मतलब जहाँ पे वो जीरो सिंगुलैरिटीज आप लोगों ने निकाल लेनी है, ठीक है। तो सिंगुलैरिटीज निकालने का तरीका क्या होता है, a नॉट x जो आपका लीडिंग कोएफिशिएंट होता है उसको इज इक्वल टू 0 पुट कर लेना होता है, वहां से आपके सिंगुलर पॉइंट्स निकल आते हैं। फिर उन पॉइंट्स के अलावा बाकी सारे पॉइंट्स को कह देना होता है कि वो हमारे पास जो है वो रेगुलर या ऑर्डिनरी पॉइंट्स है, मतलब उनके उन पॉइंट्स के ऊपर फिर आपका जो फंक्शन है वो एनालिटिक फंक्शन होगा आपका। क्लियर हो गया?
फॉलो कर ली बात। अच्छा, बात हो रही थी हमारी पावर सीरीज की। अब इसको देख लेना, ये जो रेगुलर एंड इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स हैं इनको भी आप लोग इजी हैं, कुछ नहीं है इसके अंदर। बस आप लोगों ने रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं, इनको देख लेना। जो अब मेन टॉपिक है हमारा वो है फ्रोबेनियस का। ठीक है, अब फ्रोबेनियस में क्या करना है, कहाँ गया फ्रोबेनियस। अब ये सोल्यूशन निकालने का उसने तरीका बताया हुआ है, इसको भी एक नजर देख लेना। बाकी हम कल देख लेंगे। मेन मेरा जो टॉपिक है वो आपका है फ्रोबेनियस मेथड। अब पावर सीरीज में क्या किया उसने पावर सीरीज के अंदर आपकी एक समेशन लेकर उस समेशन को उसने ओपन कर दिया, कोफिशिएंट लिया। पहले उसने कोफिशिएंट्स को कांस्टेंट कोफिशिएंट कह दिया और बाद में उसने उसको वेरिएबल कोफिशिएंट्स कह दिया। और किसी भी पॉइंट के अबाउट उसने ले लिया कि मतलब एक्स नॉट अगर 0 ले लेता है उसके अबाउट हमारे पास सीरीज कैसे ओपन होती है। फ्रोबेनियस में क्या होता है, हमारे पास एक थोड़ा सा जो है वो टॉपिक हमारा एक्सटेंड हो जाता है। मतलब क्या होता है, हम लोगों ने साथ में एक बीटा फंक्शन यहाँ पे उसने जो है वो इक्वल इम्प्लिसिट फॉर्म भी बना दिया है, इतनी कॉम्प्लिकेशन में चला गया है। मैं सिंपल फॉर्म तुम लोगों को दिखाना चाह रही थी, ये वाली फॉर्म। ठीक है, फ्रोबेनियस में क्या करना होता है, y ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर बीटा a नॉट x प्लस a1x प्लस a2x केयर अप टू सो ऑन। जब हम लोगों ने इसको समेशन नोटेशन में लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं, k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी a k x की पावर बीटा प्लस k। कहते हैं where beta and a k are constant such that a k is equal to 0 for k is equal to -1 -2 and -3। मतलब ये सीरीज भी स्टार्ट कहाँ से हो रही होती है, 0 से। ठीक है, चलो अभी उसामा बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रोबेनियस सीरीज एंड द पावर सीरीज। मैम जो x की पावर में k प्लस बीटा है वहाँ पर हमारे पास सिंपल होता है कि a k x1 0 मतलब कि 0 1 2 इस तरह वो इंक्रीज कर रहा होता है। यहाँ पे बीटा आ रहा है। हाँ, मतलब इसमें जस्ट क्या है, ये वाला जहाँ मेरा कर्सर नजर आ रहा है आपको, जी ये टर्म आपकी अगर गायब कर दी जाए तो यही क्या बन जाएंगी, हमारी पावर सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये वाला जो फैक्टर इसके अंदर एक्स की पावर बीटा वाला फैक्टर जो इसने इसके अंदर इंक्लूड किया है ना, एक्स की पावर बीटा हर जगह पे साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्चुअली ना, तो उसको फिर जो है इसको क्या कहते हैं, फ्रोबेनियस मेथड। पावर सीरीज मेथड क्या होता है, जस्ट आप लोगों ने y ऑफ x इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब आपको सोन ऐसे ले लेना होता है। और लेकिन फ्रोबेनियस में क्या है, हमारे पास एक यहाँ पे हर कांस्टेंट के साथ, हर कोफिशिएंट के साथ एक यहाँ पे एक्स की पावर बीटा मल्टीप्लाई भी होके आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे ए नॉट है तो ए नॉट एक्स की पावर बीटा। बीटा क्या हो सकते हैं आपके पास, बीटा आपका हमारा जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या लिख दिया, वेयर बीटा एंड ए के आर कांस्टेंट सच दैट ए के इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फिर उसको अगर उसने सारे कांस्टेंट्स को 0 ही करना था नेगेटिव के लिए, तो उसको फिर क्यों जरूरत पेश आई इसको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिखने की। देखो पावर सीरीज में देखो जरा दोबारा, चलो पावर सीरीज को जनरलाइज फॉर्म जो है मैथड्स ऑफ फ्रोबेनियस से ऊपर ना, ये देखो उसने तो 0 से स्टार्ट किया हुआ है। पावर सीरीज कहाँ गई, ये वाली, ये यहाँ देखो k इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, यहाँ से देखो k इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी a k x माइनस एक्स नॉट की पावर k। ठीक है, अगर x नॉट को 0 ले लेंगे तो उसने कहा है कि ये वाली फॉर्म बन जाएगी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो अब फ्रोबेनियस में जब वो चलता है तो जस्ट यहाँ पे फिर वो क्या कर देता है, साथ में एक एक्स की पावर बीटा का मल्टीप्लाई भी कर देता है। फ्रोबेनियस मेथड में यही किया ना उसामा ने, जैसे बताया अभी आप लोगों को। तो लेकिन साथ में फिर वो क्या लिख रहा है, वो कह रहा है कि इसके साथ जो ए की पावर मतलब जो नेगेटिव वाले k इज इक्वल टू -1 -2 अप टू सो ऑन के 0 से जो पीछे वाले सारे कोफिशिएंट्स हैं वो 0 हो जाते हैं। फिर उसको जरूरत क्यों पेश आई इसको जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लगाने की, ये जैसे इसने यहाँ पे लिखा हुआ। मतलब जस्ट उसने जो है ना वो अगर एक्स की पावर बीटा है या एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर बीटा है तो उसने यहाँ पे उसको इस तरह से लिख दिया। हाँ, किसी के माइंड में क्वेश्चन आया हो? ये यहाँ पे ना अगर x के 0 के बोट है तो फिर आप लोगों का इस तरह से आ जाएगा, अगर x 0 के बोट नहीं है तो यहाँ पे ये कह रहा है। हाँ जी भी फातिमा आप बताओ। फातिमा है क्लास में? जी जी मैम, मैं देख लूँ, मुझे समझ नहीं आई आपने क्या कहा। पहले फ्रोबेनियस मेथड की समझ आई है? जी मैम, फ्रोबेनियस की भी आ गई, पावर सीरीज की भी आ गई। हाँ, अब ये जो अब आपने फ्रोबेनियस ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर इसने 0 ही करना था
तो फिर इसने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक क्यों किया? हाँ, अब ये वाली जो सीरीज लिखी हुई है ना, ये एक्स अबाउट ओरिजिन है, मतलब एक्स जो एक्स नॉट वाला है उसको जीरो लिया हुआ है। अब अगर आप एक्स नॉट जीरो नहीं लेते हो तो फिर जो उसकी फ्रोबेनियस की फॉर्म है वो इस तरह की बनती है, जिस तरह से अभी आप लोगों ने पावर सीरीज को देखा, जिस तरह से ये कहाँ गया फ्रोबेनियस, ये मतलब जनरलाइज फॉर्म में लिखना होता है तो फिर ये कैसे आता है, ए के एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर बीटा प्लस की। अगर एक्स नॉट को जीरो कर देते हो तो फिर ये क्या हो जाता है आपके पास, वो जो भी आप लोगों ने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक्चुअली आपके पास क्या आ रहा है, ए के एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर जो था वो के था, अगर आपकी ये पावर सीरीज होती, लेकिन अगर ये फ्रोबेनियस है तो यहाँ पे साथ में एक्स्ट्रा वो क्या लगा रहा है, एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर बीटा भी लगा रहा है। सही, तो यहाँ पे भी उसने ये कहा है कि ए के इज इक्वल टू जीरो, मतलब सारे कोफिशिएंट्स को जीरो कर रहा है कि व्हेन के इज इक्वल टू -1 -2 -3 है। क्यों जरूरत पेश आई उसको? मैम अभी भी आपने ये तो बताया नहीं कि फिर उसने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्यों लिया? ये तो क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना आप लोगों से, मैंने तो नहीं बताया। मैंने तो जस्ट ये बताया कि अबाउट ओरिजिन लेनी हो तो देन क्या बनता है, अगर ओरिजिन के अबाउट ना लेनी हो तो देन यहाँ पे एक्स नॉट में नजर आ जाएगा आपको। क्वेश्चन मैंने आपसे किया, सोचो जरा। ओके मैम। बैठ जाओ। मैम अगर के हम नेगेटिव या इनके चाहे माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव नहीं जाएंगे, जो से मर्जी वैल्यू पुट करेंगे उसमें साथ बीटा के साथ तो प्लस माइनस होगी, उसमें उसमें तो पावर में तो कोई चेंज नहीं ना आएगा। हाँ, ये डिपेंड पावर तो करता है बीटा क्या हो रहा है। वो जब हम बेसल फंक्शन करेंगे उसमें देखना है कि हमारे पास बीटा जो है वो एक नेगेटिव इंटीजर भी आ रहा होगा और एक हमारा पॉजिटिव भी आ रहा होगा। फिर हम एक के लिए करके तो दूसरे के लिए हम कह देंगे कि हमारे पास जो है वो ऑटोमेटिकली ना नेगेटिव साइन बस लगा देंगे। तो उसको क्यों जरूरत पेश आई ये करने की? अच्छा, पता क्या होता है एक्चुअली, ये जो सीरीज होती हैं ये हमारी नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ चलती हैं। ठीक है, तो अब ये जो फ्रोबेनियस है ना, वैसे तो ये जनरलाइज फॉर्म है, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ही होता है, लेकिन जो फ्रोबेनियस मेथड है उसमें फिर हम लोग एग्जम्पशन एक ले लेते हैं कि हमने सारे के सारे की जो कोफिशिएंट्स हैं इज इक्वल टू जीरो कर देने होते हैं। मतलब कुछ सीरीज ऐसी भी होती हैं जो नेगेटिव से भी चल रही होती हैं। तो फ्रोबेनियस ने क्या किया, उसने सारा एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया। मतलब उसने कहा है कि कुछ ऐसी भी वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे भी उसामा ने बताया कि बीटा के कुछ वैल्यूज नेगेटिव के लिए भी सीरीजें चलती हैं। मतलब पावर सीरीज में जस्ट क्या होता है हमारे पास, के इज इक्वल टू जीरो से लेके पॉजिटिव तक चल रही होती है, ऐसे होता है ना। लेकिन इसमें ये बीटा फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता। तो अब बीटा फैक्टर कैसा है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है, और इवन के ये जीरो भी हो सकता है। अगर ये जीरो हो जाएगा फिर तो ये डायरेक्ट पावर सीरीज बन जाएगी, लेकिन अगर ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाता है फिर ये पावर सीरीज एक्सपेंशन नहीं रहती ना, ये फ्रोबेनियस ही कहलाएगी। तो कहते हैं कि इट डिपेंड्स अपॉन कि हमारे पास ये बीटा किस तरह से है। कई दफा अगर हमारे पास बीटा की नेचर नेगेटिव आ जाए तो फिर हमें नेगेटिव साइड पे चलना पड़ जाता है। लेकिन उसने जनरलाइज फॉर्म में एक आपका रूल बना दिया कि हम लोगों ने जो है जब इसको नेगेटिव ही लेना है कोफिशिएंट्स को, जब हमारे पास ये 1 2 3 आ जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे मेथड भी हैं जिसके अंदर ये नेगेटिव वाली वैल्यूज भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं। ठीक है, तो फ्रोबेनियस ने जब अपने मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया उसने ये कॉपी पेस्ट कहीं से फार्मूला किया, लेकिन जब उसने अपना फार्मूले के आगे एक्सटेंशन दिया तो उसने फिर एक एक को कह दिया कि उस सारे कोफिशिएंट्स को जीरो कह दिया हुआ है। कोफिशिएंट्स को जीरो कर रहा है कि के इज इक्वल टू जीरो बन जाता है जब के इज इक्वल टू -1 -2 -3 वगैरह इस तरह से आ जाते हैं। तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये तो हमारे पास माइनस भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं। ठीक है, अब ये जो पावर्स हैं ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों आ सकती हैं। तो उसने फिर क्या किया, फ्रोबेनियस सीरीज में मतलब हर किसी सीरीज में ये जो है ये हमारे पास जो है ये अजम्पशन चलेगी जब भी हम लोगों ने फ्रोबेनियस सीरीज लगानी है। क्योंकि कई दफा जहाँ वहां जाके हम लोगों ने जब बीटा लगाना होता है ना, अभी ये इसकी थोड़ी सी समझ आएगी, ज्यादा समझ नहीं आएगी, तो मैडम पता नहीं मेट्रो रखा रही है, इसकी ज्यादा समझ तब आएगी जब हम बीटा की वैल्यूज लगाएंगे वहां पे ना, जब बीटा का कुछ नेगेटिव वैल्यू होंगी कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी। जब हम बीटा की वैल्यूज लगा रहे होंगे तो फिर वो सारी नेगेटिव वैल्यूज के लिए मतलब सारे a-1 a-2 a-3 इज इक्वल टू जो है वो जीरो बन जाएंगे हमारे। समझ आ गई बच्चों? अभी हम लोगों ने इंडिशियल फॉर्मूला इसका ड्राइव नहीं किया ना, जस्ट हम इसकी ऐसे डिस्कशन ही कर रहे हैं।
तो जब भी आप लोगों ने फ्रोबेनियस मेथड करना है तो इस assumption को साथ लेके चलना है कि हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे जब हमारे पास ये -1 -2 -3 हो जाएंगे। अब फातिमा कहना है मैडम इसका आंसर तभी तक हमें नहीं मिला कि इसने फिर लिखने की जरूरत नहीं पेश आई है ना। क्लास ईद के बाद जो है हमारी क्लास की नींद खत्म नहीं हुई, सोई हुई है क्लास सारी। अच्छा, अब तुम लोगों ने करना क्या, मैंने तुम लोग को पढ़ाना है जो तुम लोगों ने, एक तो ये जो सबसे बड़ा पहला फार्मूला है वो देखना है पावर सीरीज एक्सपेंशन कैसे करनी है। इसमें ये ऑर्डिनरी पॉइंट्स मैंने बता दिया, सिंगुलर पॉइंट भी निकालने बता दिया, ये रेगुलर है, इरेगुलर को तुम लोगों ने देख लेना है। अच्छा, अब ये जो है वो आप लोगों ने क्लासिफिकेशन इसको देख लेना है, कोई मुश्किल नहीं है। पावर सीरीज मेथड क्या होता है, जस्ट आप लोगों ने किसी भी इक्वेशन को देख लेना है और जो भी उसने पॉइंट दिया होगा आप लोगों ने, उसने कहा है कि सबसे पहले कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई होगी, अगर आप लोगों ने वहाँ पावर सीरीज लगानी है तो सबसे पहले आप लोगों ने लेट y ऑफ x इज इक्वल टू लिख लेना है a k x माइनस एक्स नॉट, ये ओपन कर लेना है। फिर आप लोगों ने देख लेना है कि इसमें फिर किस किस ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, उस ऑर्डर तक इसको ओपन कर लेना है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर तक, स्टेप 1 स्टेप 2, और उसके बाद स्टेप 3 में क्या कर लेना है, हम लोगों ने कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया, कहता है फाइंड द पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश माइनस y इज इक्वल टू 0 अबाउट एन ऑर्डिनरी पॉइंट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कहते हैं वी नो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज y इज इक्वल टू c e पावर माइनस x, ये जनरल सॉल्यूशन है, लेकिन कहता है कि यहाँ पे आपके पास जो है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट a1 माइनस a0 इज इक्वल टू 0 आ गया, x का कोफिशिएंट भी 0 आ गया एंड x के का कोफिशिएंट भी 0 आ गया। उसके बाद फिर वहां से आप लोगों ने इसकी वैल्यूज निकाल लेनी है। तो यहाँ से जो है वो हो सकता है सीरीज एक कोफिशिएंट की फॉर्म में बन जाए और हो सकता है कि ये आपके पास दो कोफिशिएंट्स की फॉर्म में बन जाए। तो ये एग्जाम्पल 3 जो मैंने अभी बोली है इसकी समझ आई कि पहले वाली भी गई? हेलो, क्लास समझ आ रही है कि नहीं आ रही, कि मैं बोले जा रही हूँ? जी मैम आ गई समझ। आगे समझ क्या करना होता है भला? सहर आप बताओ। मैम सबसे पहले हमने पावर सीरीज को देखना है, फिर जितना उसका ऑर्डर है उसके वहां तक डेरिवेटिव ले लेने हैं, फिर डेरिवेटिव को उसमें पुट कर देंगे। उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि हमारा आंसर जो है वो एक कोएफिशिएंट में आया या दो के प्रोडक्ट में आया। नहीं, वो देख लें कि आपने कोफिशिएंट्स इक्वेट करने हैं, कोफिशिएंट्स इक्वेट करके आप लोगों ने देख लेना है। फिर उसके बाद वहाँ से जो कोफिशिएंट्स हैं वहाँ से आपके पास कोई रेफरेंस फार्मूला बन जाएगा, वहाँ से नजर आ जाएगा कि ये एक कोफिशिएंट की फॉर्म में हमारा आंसर आ रहा है कि ये हमारा दो कोफिशिएंट्स की फॉर्म में आ रहा है, और वहाँ से हम लोगों ने इसको सोल्यूशन निकाल लेना है। ठीक है, अब जैसे उसने इसकी एग्जाम्पल दी है और पॉइंट भी दिया होता है कि अबाउट ऑर्डिनरी पॉइंट किस तरह से लेना है। कहते हैं सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस y is equal to 0 using the power series method about an ordinary point x is equal to 0। तो सबसे पहले आप लोगों ने उसने कह दिया कि हमें पता है कि इसका सोल्यूशन ये होता है, जैसे भी आपको ये पेपर में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। लेकिन कहते हैं कि अगर पावर सीरीज करना है तो सबसे पहले हम लोगों ने इसका जो है वो लेट y ऑफ x इज इक्वल टू जो पावर सीरीज है वो ले लेनी है। फिर हम अब यहाँ से देखो ये जो उसने एग्जाम्पल दिया है, क्लास आवाज आ रही? जी मैम। अच्छा, अब यहाँ से देखो उसने क्या सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0, और यहाँ से जो है वो आप लोगों ने इसको ऑर्डिनरी पॉइंट x इज इक्वल टू 0 के अबाउट यहाँ से देखो पावर सीरीज आप लोगों ने ले ली हुई, ये नॉट प्लस a1x प्लस a2x के प्लस a3x क्यू प्लस अप टू सो ऑन। अब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, फिर आप लोगों ने क्या कर दिया, इनको यहाँ पुट कर दिया, बस प्लग इन कर दिया, कुछ भी नहीं किया, जस्ट इसकी वैल्यू इसको y डैश इसकी वैल्यू y डबल डैश की वैल्यू को यहाँ प्लग इन कर दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर आप लोगों ने ये जो कांस्टेंट्स हैं इनको अलग कर लिया, फिर ये जो x के साथ कोफिशिएंट्स हैं, x स्क्वायर के साथ हैं, x क्यूब के साथ हैं, बस इतने काफी है ना, इनको आपने जो है वो कर लिया, अलग से कर लिया, फिर आपने कोफिशिएंट्स इक्वेट कर लिया। अब देखो इन सारों के कोफिशिएंट 0 आ रहे हैं, मतलब 2a2 प्लस a0 ये भी इक्वल टू 0 के बराबर आ रहा है, ये 6a क्यूब a3 प्लस a1 ये भी 0 के बराबर आ रहा है, इसी तरह ये सारे 0 के बराबर आ रहे हैं ना। तो उसने फिर जस्ट क्या किया, पहले वाले से हमारे पास जो है वो a2 किसके इक्वल निकल आया, a2 की जो रिलेशन है वो किसके ऊपर बन रही है, a0 के ऊपर। इस तरह से यहाँ से a3 की किसके ऊपर बन रही है, a1 के ऊपर। अगेन जो a4 है वो इसकी a2 के ऊपर रिलेशनशिप बन रही है, लेकिन a2 जो था वो किसके ऊपर रिलेट कर रहा था, a0 के ऊपर। तो इसका मतलब जितने सारे आपके कोफिशिएंट्स इवन इंडेक्स वाले हैं उनकी कोफिशिएंट किसके ऊपर करस्पॉन्डेंस बन रही है,
रेकरेंस किसके ऊपर बन रही है? ए नॉट के साथ, ठीक है। और जितने सारे ऑड वाले हैं उनकी किसके साथ बन रही है? A1 के ऊपर, ठीक है। बस इसकी वैल्यूज को फिर आप लोगों ने यहाँ पे लगा देना है, इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू को। पहला तो ए नॉट एज इट इज आ जाएगा इस वाले, मतलब अपने लोगों ने एक्चुअली इसको वाई में पुट करना है, वाई में, और फिर उसके बाद फिर आप लोगों ने उसकी वैल्यू को जब लगा देना है तो वहां से ये रिलेशनशिप निकल आएगी पावर सीरीज। सही है, ये इस तरह से ही बन गया पी और cos x प्लस A1 sin x। अच्छा, अगर ये फॉर्मूला आपके पास इस तरह से आता, अगर ये फॉर्मूला आपका जो है वो फॉर्मूला बनता y डबल डैश माइनस वाई, ये तो माइनस सॉरी प्लस वाई बनता, ये प्लस वाई के साथ दिया हुआ है, माइनस वाई के साथ, तो ये वाला रिलेशनशिप कौन सी वाली बनती? हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक बनती है, या हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाली बन जाती है, मतलब ए नॉट ए की पावर x प्लस A1 ए की पावर जो है वो माइनस x। सही है। तो अब फ्रोबेनियस मेथड भी यही है, सेम इन्हीं लाइंस पे, लेकिन यहाँ फ्रोबेनियस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जहाँ पे एक फैक्टर है वो एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। बाकी हमारे कोफिशिएंट्स वही हम लोगों ने जो नेगेटिव वाले हैं उनको जीरो लेना होता है। इसको हम दोबारा से कल एक दफा देख लेंगे, लेकिन यह है कि कल हमने स्टार्ट करना है इसको देखते हुए, साथ में हम लोगों ने अपना बेसल्स फंक्शन का चैप्टर भी स्टार्ट करना है। सही हो गया बच्चों? नहीं, फ्रोबेनियस मेथड क्या होता है, इसको कैसे करना है, इस फ्रोबेनियस मेथड को जस्ट माइंड में रख लो। इसके ज्यादा हम जो है करेंगे ना इंडिशियल इक्वेशन क्या करेंगे, करना क्या है, मैं सिंपल तुम लोगों को ये बता दूं। फ्रोबेनियस में करना थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी होता है। पावर सीरीज की मेथड के ही हमारे पास फॉर्म आएगी, मतलब तो सबसे पहले हम लोगों ने जो है यहाँ पे लिखा है, मैं इसको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जैसे फ्रोबेनियस यहाँ पे इसने आपके पास जो है वो एक लिखी है, ये पावर सीरीज लिखी है, ठीक है। This method, like the power series method, is a method for solving linear differential equations with variable coefficients. The power series method gives the series solution of a differential equation about an ordinary or regular point x is equal to x naught. This method no longer works if the solution is required about a regular singular point x is equal to x naught, ठीक है। मतलब सिंगुलर रेगुलर भी हो और सिंगुलर भी हो। कहते हैं in this case the method of Frobenius is used, thus the Frobenius method is applicable to more general equations for which the power series method fails. अब पावर सीरीज में और फ्रोबेनियस में उसने क्या डिफरेंस बताया आपको? क्या फर्क बताया? देख लो सामने लिखा हुआ है। कहते हैं जो पावर सीरीज मेथड है वो जिन मेथड पे वो जो हमारे पास पावर सीरीज है वो नहीं लगता, जिन सीरीज पे उनके ऊपर ये फिर अप्लाई करते हैं। हाँ, हम फ्रोबेनियस मेथड अप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें उस कैटेगरी इसने कैसे बताइए, कैसे पता चलेगा कि इस पे पावर सीरीज अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? उसने कहा है कि जो पावर सीरीज है अबाउट एन ऑर्डिनरी पॉइंट, जैसे हम लोग x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू ले लेते हैं 5 वगैरह, उनके अबाउट चलता है, ठीक है। लेकिन जिन पॉइंट्स के अबाउट हमारे पास जो है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं, उनके अबाउट अगर हम लोगों ने मेथड को लगाना है तो उसके लिए फिर हमें फ्रोबेनियस मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब पॉइंट्स को किस तरह के आप कह सकते हैं। बच्चों क्या हो गया, तुम लोग सारी क्लास हो गए हो आज? रेगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं? जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक होता है उनको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉइंट्स या ऑर्डिनरी पॉइंट्स, ऐसे होता है ना। और सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं? वो उसका अपोजिट, जहाँ पे फंक्शन रेगुलर नहीं होता, सॉरी एनालिटिक नहीं होता, वो पॉइंट्स हमारे कैसे आ जाते हैं? सिंगुलर पॉइंट्स आ जाते हैं, उनको सिंगुलरिटीज बोलते हैं। तो उसने कहा है कि जहाँ पे हमारा जो है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स आ रहे हैं, सिंगुलर पॉइंट्स एक्चुअली उसको कहना चाहिए था, सिंगुलर पॉइंट्स आ रहे हों, वहाँ पे हम फ्रोबेनियस मेथड अप्लाई यूज करते हैं, ठीक है। इसमें फिर उसने जो है वो आपकी कंडीशन में आगे लगा दी है, सेम प्रोसीजर वही है, मतलब हमने देखना होता है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, हमने उसको वहाँ तक डिफरेंशिएट करके
उसको लगाना होता है, फिर हमने कोएफिशिएंट्स इक्वेट करने होते हैं, फिर हमारे पास एक इंडिशियल इक्वेशन आ जाती है। इंडिशियल इक्वेशन आने के बाद फिर हम लोगों ने एक रेफरेंस फार्मूला बनाना होता है, और रेफरेंस फार्मूला बनाने के बाद फिर हम लोगों ने सोल्यूशन निकालना होता है। ठीक है, तो बजाय इसके कि मैं तुम लोगों को जो है वो इक्वल इंडिशियल रूट्स बताऊँ, यहाँ से समझाऊँ, मैं आप तुम लोगों को डायरेक्ट बेसल फंक्शन के ऊपर लेके जाऊँगी। यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है आपको 4xy डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस y इज इक्वल टू 0 कहता है बाय द मेथड ऑफ फ्रोबेनियस अबाउट द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स हैं। तो यहाँ से फिर कहता है लेट्स द सीरीज सॉल्यूशन इज दिस, उसने ये बना ली। उसके बाद फिर उसने कह दिया है कि ये कांस्टेंट्स हैं सारे, जो हमारे कोएफिशिएंट 0 हैं, जब नेगेटिव आ जाता है उसके बाद उसने उस ऑर्डर तक का डेरिवेटिव ओपन कर लिया, और ऑर्डर का डेरिवेटिव ओपन करने के बाद फिर आप लोगों ने यहाँ से जो है वो इंडिशियल इक्वेशन बना ली, और इंडिशियल इक्वेशन जो बनाई आप लोगों ने वहाँ पे वो बीटा की जो वैल्यूज हैं वो निकलेंगी, और जो बीटा की वैल्यूज हैं फिर हम उनको पुट करेंगे तो वहाँ से रेफरेंस फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो मैं इसको फिर यहाँ से नहीं करवाऊंगी, जस्ट फिर मैं आप लोगों की जो बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन है वहीं से ये फ्रोबेनियस मेथड समझा दूँगी। क्लियर हो गया? पावर सीरीज मेथड सारा समझ आ गया? वो क्लियर हो गया, लेकिन फ्रोबेनियस थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, ऐसे ही है ना? जी मैम। फ्रोबेनियस कल मैं समझाऊंगी इंशाल्लाह बेसिस, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है फिर उसी को वापस चली जाती हूँ ना, बजाय कि मैं आपको इर्द गिर्द से एग्जाम्पल लेके तो फिर वहाँ से फ्रोबेनियस समझा के तो चलूँ बेसिस के ऊपर। अब मैं डायरेक्ट बेसिस के ऊपर जाऊँगी, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन लेके उसी के ऊपर ये फ्रोबेनियस मेथड लगाऊंगी कि कैसे इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये एटलीस्ट अगर पूरा चैप्टर ना हो सका तो फातिमा बच्चे आप इसके जो है ना जो आपका 11 चैप्टर है उसके पहले 4 पेजेस तो कम से कम जो है ना वो इनको शेयर कर देना, ताकि जो कल हम लेक्चर ले सकें। मैं कल कोशिश करूँगी मैं इसको बोर्ड पे करवाऊँ, लेकिन ये है कि फिर जो है वो साथ में मैं जो स्क्रीन शेयरिंग पे फिर होगा फिर हम वहाँ से भी कंपेयर कर लेंगे। समझ आ गई? ओके मैम। जी मैम। फर्स्ट मैं देख लेती हूँ कितने पेजेस बनते हैं फर्स्ट लेक्चर के, तो उतने तो शेयर कर दो, फिर बाकी ऐसा ऐसा शेयर कर देंगे। प्रोबीनियस में मैं वहीं से करवाऊंगी आपको, उसमें नहीं प्रोबीनियस से पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी देना पड़ेगा। चैप्टर 11 इसका है पहला चैप्टर, कल का टॉपिक तो निकल जाएगा आपका गैमा फंक्शन के ऊपर, गैमा, और उसके बाद फिर आपका आ जाता है फ्रोबेनियस मेथड आपका आ जाता है। तो ये जो पेज है ना 617 618 तक 619 तक जो है ना वो शेयर कर देना, बाकी फिर चैप्टर तो पूरा इंशाल्लाह आप कर ही दोगे। 619 तक कर देना, 613 से लेके 619 तक शेयर कर देना कल के लेक्चर के लिए। ओके मैम। ओके ठीक है, थैंक यू। तो आपने वो शेयर कर दिया। अच्छा, पेपर कैसा हुआ था तुम लोगों का मिड का? मैम लेंथी था। तुम लोगों ने मुझसे पूछा ही नहीं कि मैडम ये क्वेश्चन कैसे करना है। क्लास में जैसे टीचर पेपर दिया होता है तो आप डिस्कस करते हो ना कि हमें ये मुश्किल लग रहा है, ये समझा दें, ये पॉइंट। किसी एक स्टूडेंट ने भी मुझे नहीं कहा कि हमें ये एक्सप्लेन कर दें, खुद ही करने बैठ गए। मैम टाइम ही बहुत शॉर्ट था। मैडम टाइम ही आपने ऐसा दिया था, फिर प्राइवेसी लगी हमें तो खुद नहीं समझ लग रही। फिर तुम लोगों ने क्या क्या निकाला उसका? फिर मैम बस जो टाइम मैनेज हुआ दो। मैंने जस्ट 2 दिन पेपर ओपन करके देखे थे, लेकिन उनको मैंने चेक नहीं किया। लेकिन ये है कि मैं उसको इंशाल्लाह वीकेंड पे चेक करके फिर आप उसका फीडबैक दूंगी। ठीक है, जिन लोगों ने लेट जमा कराए हैं ना उनके फिर मार्क्स जो है वो कटेंगे। अभी मैंने ग्रुप की एक्सेस तो बंद की हुई है, उसमें से फिर मैंने वो रोल नंबर नोट करने हैं जिन्होंने टाइम के जो है वो एक्स्ट्रा टाइम लिया, तो फिर उनके कुछ जो है वो उनको पेनल्टी पड़ेगी इसकी। सही है मैम चले माफ कर दे खैर। फातिमा, तुम देखो तुमने पहले 10 मिनट पहले जमा करा दिया हो पेपर के, मैंने जो है वो एक मेरा पार्ट छूट भी गया है। ठीक है ना, एक स्टूडेंट जो है वो 20 मिनट एक्स्ट्रा लेके या 30 मिनट एक्स्ट्रा लेके जमा करवा रहा है और पूरा पेपर कहीं से चीटिंग करके करवा रहा है, तो तुम्हारे मार्क्स आए 10, उसके मार्क्स पूरे 20 आ रहे हैं, तो फिर बर्दाश्त हो जाएगा तुम्हें? जी मैम, ये तो मैम वैसे मैंने तो पहले सेंड कर दिया था, मैं तो ये क्लास के लिए बोल रही हूँ। नहीं ना, तुम्हें ऐसे मामलात में उनके लिए नहीं बोलना चाहिए जहाँ पे तुम्हारी जो है तुम्हारे साथ इंसाफ ना हो रहा। चलिए ठीक है मैम। ठीक है ना, अब ये देखो जिनके लेट पेपर इतने आए हुए हैं उनका तो कुछ पेनल्टी उनको पड़ेगी ना, और कुछ के बहुत ही लेट आए हुए हैं। देखो जरा 2:09 पे भेज रहा है कोई स्टूडेंट नवाबजादे, ये कौन कौन है? फातिमा ने फॉरवर्ड किया, मैंने तो उनकी एक्सेस बंद कर दी थी। ये है मिड टर्म एग्जामिनेशन, ये रोल नंबर 15519 फिज़ा का पेपर लेट आया हुआ है। फिर ये किसका पेपर लेट आया 15535 का बहुत लेट आया हुआ है। फिर
48 का 2:12 पे आया हुआ है, देख लो जरा। 2:43 पे भी आया हुआ है एक, अरसलान ने जो भेजा पेपर, ये 15548 का है ना। तो अब अगर इनके पूरे नंबर आ जाते हैं तो तुम लोगों को कोई दुख नहीं होगा। मुझे तो बहुत होगा, मैं तो एक एक नंबर के लिए लड़ती थी अपनी क्लास में। ठीक है, तो इनको पेनल्टी पड़ेगी जिनको मैंने नाम बोले। चलो ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी है। कल इंशाल्लाह फिर अब जो है वो हम क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे। ये फिर मैं कोशिश करूँगी पूरा मैं बोर्ड पे आपको समझा दूँ। आज का तो लेक्चर सिंपल था, इजी था। मैंने कहा था कि मैं बस एक लेक्चर में निकाल दूँ, इतना लंबा बंधना था अगर मैं इसको बोर्ड पे कराने बैठती। तो इसको प्लीज़ पढ़ लेना, जितने पेजेस है ना इतने तो पढ़ लो कम से कम, जस्ट पढ़ने के हद तक, ठीक है। अच्छा पता चल जाए आप लोगों को, ठीक है बच्चों। जी मैम। ओके चलो, मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।